नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है 2019 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीडिंग जजमेंट्स जो दिए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी एडीजे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी सिविल जज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी अदर स्टेट्स की जो जुडिशियल एग्जाम्स हो रही हैं उन एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स है जो 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है उन पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इसके पहले भी हमारी एक वीडियो पब्लिश हुई है जिसमें हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 5 इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स को हमने उस लेक्चर में बताया है। तो आप जो है उस लेक्चर को भी देखिएगा, और अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर हम जो है उसका लिंक दे रहे हैं, तो आप वहां से जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, आज का हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है रितेश सिन्हा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य। मित्रों, ये जो जजमेंट है यह 2 अगस्त 2019 को 2 अगस्त 2019 को डिसाइड किया गया, और इसके अंतर्गत जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सबसे पहले हम वो देखते हैं, और इसके बाद जो है इसमें क्या क्या फैक्ट्स थे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त व्यक्ति के आवाज का नमूना लेने के मजिस्ट्रेट का आदेश को संविधान के आर्टिकल 20(3) का मतलब आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि आवाज का नमूना दिया जाना किसी साक्ष्य की परिसीमा से बाहर का कार्य है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति की आवाज के नमूना लेने के लिए अगर कोई आदेश देता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का वायलेशन नहीं है। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आवाज का नमूना लिए जाने के संबंध में सीआरपीसी के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, संसद इस विषय पर कानून बनाए। मतलब सीआरपीसी में ऐसी कोई सेक्शन नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं है जो कि मजिस्ट्रेट को लोग प्रक्रिया बतलाए कि मजिस्ट्रेट जो है इसके तहत जो है आदेश दे। तो सीआरपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो संसद जो है इस पर कानून बनाए, यह भी माननीय न्यायालय ने यहां पर कहा। और इसी के साथ साथ यह भी निर्देश दिए कि जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती है, इस आदेश के तहत, मतलब ये जो रितेश सिन्हा वाला आदेश है, इस आदेश के तहत कोई मजिस्ट्रेट जांच या अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के आवाज का नमूना लेने के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो यहां पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी में तो कोई प्रोविजन नहीं है कि कैसे आवाज ली जाएगी, क्या उसकी प्रोसीडिंग होगी, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है इस केस के आदेश के अनुसमर्थन में, इस केस के आदेश के अनुसार जो है किसी अभियुक्त व्यक्ति की आवाज का नमूना ले सकते हैं जब तक कि संसद जो है इस पर विधि नहीं बनाती है। अब इस केस के फैक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है रितेश सिन्हा और एक अन्य अभियुक्त जो है क्या करते थे कि लोगों से पुलिस में नौकरी लगवाने के लिए या पुलिस की नौकरी लगवाने के लिए लोगों से जो है पैसा लिया करते थे, और ये दोनों अभियुक्त जो है आपस में जो कम्युनिकेशन करते थे यह सेल फोन के माध्यम से करते थे, मोबाइल फोन के माध्यम से करते थे, जिसमें इनकी कुछ आवाजें भी रिकॉर्ड थी। तो यहां पर जो है सीजे महोदय, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय ने जो है रितेश सिन्हा को यह आदेश दिया कि वह अपनी आवाज का नमूना जो है पुलिस अथॉरिटीज को, या जो व्यक्ति ऐसा नमूना लेने के लिए प्राधिकृत किया गया था उस व्यक्ति को नमूना दे। तो यहां पर जो है रितेश सिन्हा ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है यह पिटीशन दायर करी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मजिस्ट्रेट जो है ऐसा आदेश दे सकता है, क्योंकि यह आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं करता है। तो इस केस में ये सारी बातें कही गई। अब हम देखते हैं हमारा अगला केस। मित्रों, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट केस है डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्सेस भारत संघ और एक अन्य। मित्रों, ये केस जो है 5 सितंबर 2019 को इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अंतरिम आवेदन, एक इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अश्विनी कुमार जो है भारत के पूर्व सांसद और पूर्व विधि मंत्री रह चुके हैं। अब इन्होंने जो है इस केस में एक एप्लीकेशन, इंटरिम एप्लीकेशन दायर किया, जिसमें इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह डायरेक्शन चाहा कि वह सरकार को यह
एक डायरेक्शन दे कि वह कोई ऐसी विधि बनाए जिसके द्वारा जो है पुलिस कस्टडी में जो क्रूअल्टी होती है, पुलिस कस्टडी में जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन सबको रोकने के लिए जो है भारत सरकार को, संसद को यह डायरेक्शन दे कि वह जो है इस पर एक विधि बनाए। उन्होंने यह भी आर्ग्यू किया कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है मॉब लिंचिंग के मामले में जो डायरेक्शन निर्देश दिए थे, उसी प्रकार के निर्देश जो है इस मामले में जो क्रूअल्टियां होती हैं पुलिस कस्टडी में, जो मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में, इनको रोकने के लिए जो है डायरेक्शन दे। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए क्या क्या डायरेक्शन दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यातना का कोई भी रूप, मतलब यातना किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से दी जाए, यह प्रकार आर्टिकल 21 में वर्णित प्राण के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है, फंडामेंटल राइट है, तो उसके उल्लंघन में है, उसके वायलेशन में है, और यह आर्टिकल 21 के द्वारा वर्जित भी है। मतलब कि आर्टिकल 21 जो है ऐसे कृत्यों को वर्जित करता है, रोकता है, प्रोहिबिट करता है। इसके साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय संसद को प्रश्नगत विषय पर विधि निर्मित करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती। बात समझिएगा, क्या महत्वपूर्ण निर्देश था, यही इंपॉर्टेंट है कि इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का काम जो है सरकार को, संसद को किसी के ऊपर विधि बनाने के लिए, निर्देश देने का कार्य नहीं है। यहां पर जो है उन्होंने कहा कि कोई भी प्रश्नगत विषय पर जो है न्यायालय विधि बनाने के लिए संसद को निर्देश नहीं दे सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई मामला इस प्रकार का आता है तो उसमें जो है कार्रवाई करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है, कार्रवाई करने के लिए न्यायालय जो है प्रक्रिया बदला सकता है, लेकिन संसद को न्यायालय जो है निर्देश नहीं दे सकता। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अश्विनी कुमार वर्सेस भारत संघ एवं अन्य, डॉक्टर अश्विनी कुमार हमारे भारत के विधि मंत्री रहे हैं, उस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें जो डायरेक्शन दिए गए, यह बात कही गई कि संसद को निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगला जो केस हमारा इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इससे भी जो है परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। केस है के श्रीधर राव वर्सेस भारत संघ, सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली। यह केस जो है 6 सितंबर 2019 को डिसाइड हुआ, ध्यान रखिएगा, 6 सितंबर 2019 को डिसाइड हुआ। अब इस केस में जो है के श्रीधर राव जो है, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे, और एक्टिंग चीफ जस्टिस रहते हुए ही इनका जो है रिटायरमेंट हो गया। अब इन्होंने जो है रिटायर्ड होने के बाद यह सर्वोच्च न्यायालय में यह एक आवेदन लगाया कि भाई जिस प्रकार से एक चीफ जस्टिस जो है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब रिटायर्ड होते हैं, उनको जो पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, वह बेनिफिट्स इनको भी मिलना चाहिए। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डायरेक्शन दिए, क्या बहुत अच्छी बात कही। तो उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत नियुक्त एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त न्यायाधीश और आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के अंतर्गत नियुक्त एक नियमित मुख्य न्यायाधीश में स्पष्ट अंतर है। मतलब ये दोनों जो है स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं। अब इसके बाद उन्होंने आगे कहा आर्टिकल 223 के अंतर्गत नियुक्त कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश केवल उतनी अवधि के लिए एक मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ते प्राप्त कर सकता है जितनी अवधि तक एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ रहता है। मतलब एक्टिव चीफ जस्टिस जो है जब तक अपनी पोस्ट पर रहता है तब तक जो है चीफ जस्टिस को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सैलरीज अलाउंस मिलते हैं, वह सारे प्राप्त करने का अधिकारी यह एक्टिव चीफ जस्टिस भी रहता है। लेकिन यह सुविधा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के प्रयोजनों के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब कि दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई जब तक एक्टिव चीफ जस्टिस वर्क कर रहा है तब तक उसको जो है एक चीफ जस्टिस के इक्विवेलेंट जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी वेतन है, वो सब प्राप्त होंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद
जो पेंशन्स हैं वह जो चीफ जस्टिस या कह सकते हैं हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन्स मिलती हैं या जितनी पेंशन्स मिलती हैं वह पेंशन्स प्राप्त करने का अधिकारी एक एक्टिव चीफ जस्टिस को नहीं होता है। उसके बराबर या वो बेनिफिट्स लेने का राइट जो है इनको नहीं होता है। तो इस केस में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सारी बातें कही। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस। मित्रों अगला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ और एक अन्य 2020। मित्रों ये केस जो है इंटरनेट सुविधाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है। इस केस में जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रभाव को समाप्त किया गया तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 144 लगा दी गई और वहां पर जो है इंटरनेट सेवाएं जो है अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। तो अनुराधा भसीन जो कि कश्मीर टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसकी ये संपादक थी, इन्होंने न्यायालय में यह पिटीशन दायर करी कि भाई इंटरनेट सेवाएं जो हैं यह हमारा आर्टिकल 19(1) के ए के अंतर्गत आने वाला अधिकार है, मीडिया का अधिकार है। और इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो कि इंटरनेट के माध्यम से जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उनका भी यह जो है आर्टिकल 19 में आने वाला अधिकार है। तो इसके लिए जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डायरेक्शन दिए, क्या बात कही जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करना अनुमति योग्य नहीं है। सबसे पहली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए, ध्यान रखिए एक शब्द, अनिश्चित काल के लिए निलंबित करना अनुचित नहीं है या इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत, मतलब 19(1)(a) के अंतर्गत और 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है तथा ये जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा इन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध केवल क्रमशः अनुच्छेद 19(2) और 19(6) के अंतर्गत लगाया जा सकता है। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया कि इंटरनेट की सुविधाएं जो है यह आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आती हैं, 19(1)(a) के अंतर्गत, इसी के साथ साथ 19(1) जो है जी के अंतर्गत आती हैं। इन दोनों के अंतर्गत आने के कारण जो है यह फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो कि 19(2) के अंतर्गत और 19(6) के अंतर्गत जो निर्बंधन लगे गए हैं, बताए गए हैं, उनके तहत इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां पर जो है इंटरनेट सेवाओं से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह सारी बातें कही। अब इसके बाद जो हमारा अगला केस है वो है सचिव प्रतिरक्षा मंत्रालय वर्सेस बबीता पुनिया और अदर्स। ये जो केस है ये मित्रों 17 फरवरी 2020 को डिसाइड किया गया। यह भी वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखिए आर्मी में क्या होता है कि महिलाओं को नियुक्त कर लिया जाता है। नियुक्त करने के बाद जब परमानेंट कमीशन जारी करने या परमानेंट कमीशन पर नियुक्त करने की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में इन महिलाओं को जो है टेम्पररी बेसिस पर कमीशन दिया जाता है और 5-5 साल तक जो है इनकी वृद्धि करते जाते हैं कमीशन की टेम्पररी बेस पर, लेकिन परमानेंट कमीशन इनको नहीं दिया जाता था। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, महिलाएं भी अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के अधीन सेना में स्थायी कमीशन, ध्यान रखिएगा, परमानेंट कमीशन जो होता है, स्थायी कमीशन प्राप्त करने की हकदार हैं। उनको राइट है कि वो जो है परमानेंट कमीशन पर नियुक्त की जाए। और इसी के साथ साथ यह भी कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन एवं सेना नियमावली के तहत पुरुषों की भांति, मतलब जो महिला पुरुष जिनको जो सुविधाएं मिलती हैं, पुरुषों की भांति पदोन्नति एवं पेंशन सुविधाएं दिया जाना चाहिए। मतलब जब महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर नियुक्त नहीं किया जाता तो ऐसी कंडीशन में उनके रिटायरमेंट पर जो है उन्हें जो पेंशन की सुविधाएं मिलना चाहिए थी वह नहीं मिल रही थी। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं को स्थायी कमीशन पर भी जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है जिस प्रकार से पुरुषों को पदोन्नति में लाभ मिलता है,
जिस प्रकार से उनको पेंशन सुविधाएं मिलती हैं, वही पेंशन सुविधाएं, वही पदोन्नति के जो लाभ हैं वह महिलाओं को भी मिलना चाहिए। यह उनका फंडामेंटल राइट्स है। तो मित्रों, इस प्रकार जो है यह केसेस में यह सारी बात कही गई। आज हमने जो है संविधान से संबंधित 2019 में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो कि चुनिंदा केसेस हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आपको जो है आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेंगे, और एमपीएडीसी के एग्जाम में जो केसेस पूछे जाते हैं उनमें भी जो है यह पूछे जा सकते हैं। तो चुनिंदा केसेस आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताए जो कि संविधान से संबंधित हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी दबा दें, जिससे कि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो मित्रों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।